हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। यस्टरडे मीन्स कल का दिन जो कि संडे था। संडे बहुत ही सब लोगों का अच्छा गया होगा। स्पेशली महाशिवरात्रि थी तो आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेशन किया होगा, मंदिर गए होंगे, दर्शन की होगी, अच्छे से पूजा भी किया होगा। एंड इवनिंग में जैसा कि क्रिकेट मैच था तो काफ़ी बॉयज़ लोग जो होंगे मोस्टली, ऐसा नहीं है, गर्ल्स गर्ल्स भी क्रिकेट हो सकता है दिखती होंगी, तो काफ़ी अच्छा मैच रहा, वो भी आपने एंजॉय किया होगा एंड आपने प्रीवियस क्लासेस भी जरूर वॉच किए होंगे। बात करें इस पर्टिकुलर क्लास की तो चलिए पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनिट नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका ये 3 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 चालू किए थे। जैसा आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पॉइंट नंबर 6 है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया था। मैं एक क्लास में एक ही पॉइंट करवा रहा हूँ। अब इसकी वजह भी यही है कि देखिए, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन उस इतना भी आप पढ़ो वो चीज़ आपको समझ तो आ रही है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं 12 पॉइंट से चाहूँ तो मैं 3-3 पॉइंट्स करके 1-1 आवर की क्लास लेकर को 3 ही लेसन में ख़त्म कर दे, 4 ही लेसन में ख़त्म कर देता। बट कोई मतलब नहीं है ना उसका। स्पीड से आया, बोलकर निकल गया, कुछ समझ आया नहीं, आपने वीडियो पूरी वॉच की, फालतू में समय वेस्ट किया। इससे बेटर है कि मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊँ, बट अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको चीज़ें क्लियर हो। एटलीस्ट क्लास में ही आपको 50 to 60% चीज़ें तो याद हो जाए। तो यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पर्पस है मीन्स। तो चलिए इस क्लास में पॉइंट नंबर 7 है आपका एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, तो ये रहा पॉइंट नंबर 7 आपका एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो कि अकाउंटिंग तो सर आपने कहा था कि 3 ही प्रकार के हैं, एक तो फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंट और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये बाकी अकाउंटिंग कहाँ से आ गए? तो एक्चुअली मैंने इनका भी बहुत ही रोल होता है अकाउंटिंग के अंदर, राइट। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग आपका एक अकाउंटिंग का ही ब्रांच है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये। तो देख लीजिए, ये नंबर 1 डेफिनेशन दी गई है आपकी बुक में। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। जैसा मैंने आपसे नहीं कहा कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है ना, ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग का, डेट फोकस, और इसका फोकस किस पे रहता है? ऑन द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी चीज़ों को क्या करना? आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना। मेजरमेंट करना यानी उसका मेजर लेना प्रॉपर, एनालाइज करना एंड रिपोर्ट तैयार करना, ये उसका काम रहता है। किस चीज़ की? तो ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट की, जो कि आपकी कितनी कॉस्ट है, कितना आपका खर्च होने वाला है उस चीज़ों का। लायबिलिटीज यानी क्या कि आपका कितना दायित्व है, रिस्क कितना आप रिस्क ले रहे हो, एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एसोसिएट विथ एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, और क्या आपका परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सभी चीज़ों के लिए ही क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, मेजर किया जाता है और रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं? दोनों को मिलकर ये एनवायरमेंटल अकाउंटिंग तैयार होता है। फाइनेंशियल में जैसे आ गया आपका क्या? लायबिलिटीज, कॉस्ट, सिंपल। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आ गया? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप चीज़ों को क्या करोगे? प्रॉपर एनालाइज करोगे, मेजर करोगे, रिपोर्ट तैयार करोगे। तो ये दोनों को मिलकर बनता है। सिस्टम टू एनहांस डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपसे कहा ना, किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है उसके लिए। रिसोर्स एलोकेशन, जो आपके पास रिसोर्स है उसका कैसे आप एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, यानी ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है
जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। देख लीजिए, डेफिनेशन से क्या होता है पता है? आप इसको पढ़ते हो तो आपको पूरे के पूरे इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन मिलता है। मतलब कि डेफिनेशन एक्चुअली क्या शो करती है। अगर ये आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि डेफिनेशन आखिर क्या बताती है, तो हमेशा याद रखना ये इसके लाक्षणिकता यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करती है डेफिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? विशेषता, उसके लक्षण। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ना। तो एक्चुअली में डेफिनेशन आपको चीजें क्लियर हो जाती है। आई होप कि आप ये पॉइंट को समझ पाए होंगे। अब चलिए फटाफट से बाकी पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। जैसे नंबर 2 है यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या हो जाएंगे? एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। आपकी बुक में एक तो पॉइंट्स कम दिए हैं और ऊपर से ठीक है उतनी भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बट मैं आपको ये प्रॉपर नोट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीजें याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। पॉइंट नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एनवायरमेंटल जो कॉस्ट है उसका क्या कर सकते हैं आप? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। टू आइडेंटिफाई कॉस्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स यूजेस। नंबर 2 है मेजरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का आप मेजरमेंट भी कर सकते हो। टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंटल। नंबर 3 एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। आप चीजों को एक प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। टू प्रॉपर रिकॉर्ड एनवायरमेंट एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज इन अकाउंटिंग। यानी कितना खर्च आ रहा है और कितना आपका दायित्व है यानी लायबिलिटीज है इन अकाउंट के अंदर, वो चीजों को क्या कर सकते हो? प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। आप रेगुलरली क्या कर सकते हो? जो भी कंप्लेंट्स यानी समझ रहे हो, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस लॉस बनाए गए हैं उस चीजों के साथ आप अटैच में रह सकते हो, राइट। उसको ब्रेक करोगे तो फिर आपके पर हो सकता है कार्रवाई हो। टू एंश्योर कंप्लेंट्स विद एनवायरमेंटल लॉस एंड जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उससे आप मीट कर सकते हो। सिंपल। थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये 4 पॉइंट तो थे ही, और भी पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 5 है सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स यूजेस। तो आप रिसोर्स जो है उसके सही से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। टू प्रमोट इफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है आप उस पर क्या कर सकते हो? बेनिफिट्स ले सकते हो, एडवांटेजेस ले सकते हो, उसका प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो ये भी आपका लिए ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नंबर 6 है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने में क्या हेल्पफुल हो सकता है? सॉरी स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों बार बार गला बैठ रहा है आज। पढ़ाने का तो बहुत ही अच्छा मेरा मूड है। हाँ, शायद कल रात को जो मैच थी ना उसको बहुत ही सेलिब्रेट कर लिया है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग में भी आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। किसके लिए? टू हेल्प मैनेजमेंट टेक इको फ्रेंडली बिजनेस डिसीजंस। तो ये इको फ्रेंडली यानी समझ रहे हो ना, जो नेचुरली आप चीजें जुड़े रहते हो उसके लिए भी आपको क्या हेल्पफुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 है ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्ट। तो जो भी आप रिपोर्ट तैयार करोगे ट्रांसपेरेंसी के लिए उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, राइट, टू इम्प्रूव। पॉइंट नंबर 8 है पॉल्यूशन कंट्रोल। अब एनवायरमेंटल यानी नाम से, राइट, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना भी जरूरी है। फालतू की जो वेस्टेज होती है, जो प्रदूषण होता है, उससे भी आप क्या रह सकते हो? नहीं, आप हमेशा कोई प्रोडक्ट लेते हो और उस पर नहीं लिखा रहता है इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, यानी क्या कि ये चीजें एक्चुअली आपका एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उस तरह से कंपनियां इसकी कोशिश करती है, राइट। एक प्रकार से तो कंपनी के लिए खर्चा ही है ना। जितनी नेचुरल चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी कंपनी उतनी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी।
लेकिन गवर्नमेंट पे इसका लॉस रूल्स जो बना रखा है उसको तो ब्रेक डाउन नहीं कर सकती कंपनी। तो यही कहने का मतलब है कि कंट्रोल रहना चाहिए टू एनकरेज रिड्यूस ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टेज जनरेशन। तो एनकरेज यानी प्रोत्साहन करना, मोटिवेट करना कि पॉल्यूशन को आप कम करिए और वेस्टेज को भी आप कम करिए। पॉइंट नंबर 9 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये CSR बोलते हैं इसको। पता नहीं क्यों गला बार बार बैठ रहा है। तो CSR, राइट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ensure the organization social and environmental responsibilities। यानी CSR यानी एक प्रकार से जो भी सोशल वर्क करते हैं ना जितने भी लोग, उसके लिए ये रिलेट करता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं आपने सुना होगा ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ये, तो वो सब किसके अंदर आता है? ये सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही अंदर आता है, जो कि सोशल वर्क जो करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 10 है इंटीग्रेशन विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फिर ये भी जो होता है आपका कॉस्ट ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम का, उसको भी क्या करता है, ये समझने में हेल्प करता है। टू इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके कॉस्ट को भी समझने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे थे। हाँ, नीचे से थोड़े 2 पॉइंट है वो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी के तो ये ऊपर के बहुत ही आसान पॉइंट है, तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव्स को बना सकते हो। सो सिंपल, सो इजी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। यस, अब नंबर 3 है पॉइंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपोनेंट्स, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 है एनवायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए कॉस्ट, जिसे मैंने आपसे कहा था ना, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप चीज़ों को पहचान सकते हो। मेजरमेंट यानी आप उसको माप सकते हो। किसको? ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स यूजेस। तो मैंने जैसे आपसे नहीं कहा था कि कौन कौन सी चीज़ों पे कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, उस चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो, और कितने रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो वो भी क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसको देखा 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉस्ट, फाइनेंस और नीचे मैनेजमेंट, तीनों 3 पॉइंट लिए गए हैं। तो फाइनेंस के लिए क्या है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, असेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है लायबिलिटीज एंड दायित्व, एक्सपेंसेस यानी आपके खर्चे, असेट्स यानी आपकी जो संपत्ति है उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो और उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो एनवायरमेंटल के लिए। पॉइंट नंबर 3 है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी EMA। याद रखना, फुल फॉर्म में अगर MCQ में आ गया तो हेल्प हो सकती है। प्रोवाइड environmental cost information for internal decision making and management control। तो internal decision making के लिए, राइट, और मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किससे रिलेटेड? एनवायरमेंटल कॉस्ट से रिलेटेड। सो सिंपल। पॉइंट नंबर 4 है एनवायरमेंटल रिपोर्ट। एनवायरमेंटल रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हो इन सभी के बेस पर। डिस्क्लोजर ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस and sustainability information to stakeholders। नंबर 5 नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स जो अकाउंटिंग है उसका क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अकाउंटिंग फॉर द यूज करने के लिए डिप्लेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप नेचुरल रिसोर्स का क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 है सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो जो सोशल यानी सामाजिक और एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण, दोनों के परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, आप मूल्यांकन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है
उस पर और सोशल पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये भी आप जान सकते हो। तो काफ़ी आसान है कंपोनेंट्स, एक बार तो मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, 2 बार अपने आप से पढ़ोगे, रीड करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। यस, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है इम्पोर्टेंस, यानी अब इम्पोर्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, एडवांटेजेस बोल देते हैं, बेनिफिट्स बोल देते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। हिंदी में एक ही बात होगी, फायदे ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। देखिए बहुत सारे फायदे हैं पर्यावरण से ही रिलेटेड, पर्यावरण अकाउंटिंग यानी। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 है प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, help business adopt environmentally sustainable practices by quantifying environmental cost। तो environmentally cost से आप क्या कर सकते हो, environmentally चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। नंबर 2 कॉस्ट इफिशिएंसी। देखिए आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग थ्रू द वेस्ट रिड्यूस एनर्जी इफिशिएंसी एंड रिसोर्स कन्वर्जेशन। अब कॉस्ट इफिशिएंसी पे कैसे बेनिफिट हो सकता है सर, ये समझाइए थोड़ा सा। अब देखिए चीज़ों को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो इससे हेल्प होगी कि नहीं होगी, किसमें, कि फालतू का वेस्ट यानी फालतू का आप कितना नुकसान कर रहे हो, राइट। कितनी फालतू की आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आपके पास जो रिसोर्स है उसका आप सही से उपयोग कर रहे हो या फिर फालतू में ही लगा रहे हो। ये सारी चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो सीधी सी बात है कि आपकी वो फिर आइडेंटिफाई करने के बाद जो फालतू का जो वेस्ट हो रहा था रिड्यूस करोगे उसको। तो ये देखिए वही लिखा है थ्रू वेस्ट रिड्यूस यानी कम करना, एनर्जी इफिशिएंसी, रिसोर्स एलोकेशंस। तो ये सब चीज़ों को आप कम करोगे तो फिर क्या होगा, आपका कॉस्ट कम होगा, तो फायदा ही हुआ ना। पॉइंट नंबर 3 है रेगुलेटरी कंप्लेसेंस, यानी वही जो मैंने आपको बताया था, लीगल लॉस जो होगा उसके थ्रू काम करोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंश्योर एडरेंस टू एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस। देखिए आया ना जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, लॉ रेगुलेशंस यानी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस अवॉइडिंग लीगल पेनल्टीज। यानी मैं कह रहा हूँ ना, अगर कायदे में रह के काम करोगे तो आपके ऊपर कभी भी एक्शन नहीं होगा। तो इसको भी अंदर, राइट, गवर्नमेंट के जो बनाए गए हैं रूल्स उसकी मर्यादा में रहकर ही काम करना है आपको, नहीं तो 2 नंबर के धंधे बहुत होते हैं जो कंपनी करने लगेगी और एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं, इसको फॉलो करना जरूरी है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, पॉइंट नंबर 4 है एनहांस ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो आपके पास जब एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होगी ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रस्ट एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। तो जब आप ही बताइए कि किसी चीज़ की हमें प्रॉपर और क्लियर इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होती है तो उससे विश्वास बढ़ता है या नहीं बढ़ता। यस, इम्पैक्ट होता है पब्लिक के ट्रस्ट पर और स्टेक होल्डर के कॉन्फिडेंस पर। स्टेक होल्डर्स यानी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो इससे क्या होगा कि इससे जब क्लियर होगी, क्या ये ट्रस्ट जो लिखा है ना, ये इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट एंड स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस, ये जब बढ़ेगा तो फायदा ही होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो। पॉइंट नंबर 5 है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अब किसी डिसीजन को लेना है उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, अगर कोई चीज़ें क्लियर हो, सपोर्टिव हो, फ्रेंडली हो, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। सपोर्ट्स मैनेजमेंट इन मेकिंग इको फ्रेंडली एंड फाइनेंशियल साउंड डिसीजंस, यानी जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ये क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 6 है कि रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में भी था। हेल्प आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल रिस्क अलाउइंग बिजनेस टू ट्रैक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो रिस्क को आप मेजर कर सकते हो,
पॉइंट नंबर 7 है बूस्ट कॉर्पोरेट इमेज, यानी कॉर्पोरेट इमेज है उसको भी आप क्या कर सकते हो, बूस्ट करना यानी बढ़ावा देना, राइट। जिसे आपने वो ऐड देखी होगी ना विराट कोहली की, बूस्ट ऑफ द एनर्जी, यानी उसी चीज से वर्ड लिया गया, बूस्ट यानी बढ़ावा देना कॉर्पोरेट इमेजेस को। पॉइंट नंबर 8 है अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, यानी जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, उनको अपनी ओर खींचना, तो उसको अट्रैक्ट कहते हैं। इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग लुकिंग एट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एज अ की फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, तो सीधी सी बात है जितने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे उतना कंपनी को फायदा होगा। पॉइंट नंबर 9 है एनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन को क्या कर सकते हो आप, एनकरेज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 10 है सपोर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स, राइट। अब ये बहुत ही, ये खुद में अपने आप में पूरा क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट उसके यहाँ की वर्ड्स लिखे हैं मैंने। contributes to global initiatives like UN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। ये पूरा इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो यहाँ सिर्फ 3 का ही लिखा है, मैंने आपको पूरा बता दिया। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। एक्चुअली में ये बनाई गई एक पूरी कमिटी है, राइट। अब इसको चाहूँ तो पढ़ सकते हो गूगल करके डिटेल में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपका फिलहाल ये सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है। सो यहाँ तो जस्ट ये आया है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया पॉइंट। तो काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस थे, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। अब आपकी बुक में जो दिया था 2 चीज़ें और ही अच्छी दी हुई है यहाँ। एक्चुअली में क्या क्या दिया है, पॉइंट नंबर 6 है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब अपॉर्चुनिटीज यानी समझ रहे हो ना, अपॉर्चुनिटीज यानी क्या, कि मौका मिलते ही चौका लगाना, ऐसा हम कह सकते हैं। कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी, नहीं कहते कि हम एक अच्छे फिराक या अच्छे समय या चीज़ों का इंतजार कर रहे थे, उसी को अपॉर्चुनिटी कहते हो, कि मौका मिलते ही फायदा उठाना। तो वही चीज़ है कि वो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में कैसे रोल प्ले कर सकता है। ये पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा और पता चलेगा। कि नंबर 1 है कॉस्ट रिडक्शन, यानी रिडक्शन यानी क्या, चीज़ों को कम करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस करना यानी कम करना, कम करना। तो कॉस्ट, कॉस्ट यानी क्या, खर्च, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज रिसोर्स यूज कैन लीड टू लोअर ऑपरेशन कॉस्ट। तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ फालतू में खर्चे कम हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसको क्या करिए, कम कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 इम्प्रूव मार्केट पोजीशन, मार्केट के अंदर जो आपकी परिस्थिति है ना, स्थिति है, उसको क्या कर सकते हो आप, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो। कंपनीज अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस गेन अ कॉम्पिटिटिव एज अपीलिंग टू इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स। पॉइंट नंबर 3 एक्सिस ऑफ ग्रीन फंडिंग, तो जो ग्रीन फंडिंग होता है ना, ये क्या कर सकते हो आप, इसको एक्सेस यानी इम्प्रूव कर सकते हो। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कैन हेल्प बिजनेस क्वालिटी फॉर ग्रीन बॉन्ड्स ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, तो ये जो भी इसके बेनिफिट्स है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस बेनिफिट्स को ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनोवेशन यानी नहीं, इनोवेशन यानी क्या, इससे इनोवेशन यानी कि उस चीज़ के अंदर नई नई चीज़ को लाना, राइट। उस कोई भी पर्टिकुलर है, उस चीज़ के अंदर इनोवेशन करना, यानी जो पहले था उससे और अट्रैक्टिव और इम्पैक्टिव बनाना। तो एनकरेज द क्रिएट ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। पॉइंट नंबर 6 है एनहांस ब्रांड रेपुटेशन। सीधी सी बात है, ब्रांड एक अलग ही लेवल की आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, तो उससे क्या होगा, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 है इन्वेस्ट अपील्स, यानी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टर को और अपने पास करीब ला सकते हो, उस उनको और इससे रिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है ना, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग मीन्स
कंपनीज विद सॉलिड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। तो देखा मैंने, अट्रैक्ट कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टरों को कि आइए आप हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। और भी थोड़े से पॉइंट है, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, पॉइंट नंबर 7 है रेगुलेटरी एडवांटेजेस। तो जो भी आपके पास एडवांटेजेस है उनको क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8 है ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोरेशंस, यानी ग्लोबली यानी समझ रहे हो ना, ग्लोबली यानी पूरी दुनिया, ग्लोबली यानी क्या, वर्ल्ड। वर्ल्ड मार्केटिंग में क्या कर सकते हो, आप एंटर कर सकते हो चीज़ों को, जो भी यानी इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को इजीली एंटर कर सकते हो और समझ सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट नंबर 8 था, काफ़ी इजी पॉइंट्स थे अपॉर्चुनिटीज़ के। ये एक्चुअली में जो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ना, ये थोड़ा सा ना इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, ये इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है। तो पूरी दुनिया को यानी वर्ल्ड जिसको कहते हैं ना, उसको ध्यान में रखकर ये बातें की जाती है। नॉट ओनली पर्टिकुलर कंट्री बट ओवरऑल वर्ल्ड की हम बात करते हैं। इसीलिए यहाँ आपके जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर दिए गए हैं या लिखे गए हैं। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए, एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 है चैलेंजेस क्या क्या फेस कर सकते हो आप एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के अंदर। अब आप चैलेंजेस को ही लिमिटेशंस कह सकते हो, ड्रॉबैक कह सकते हो, डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए, किसी भी, अभी मैंने जैसे कहा ना, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एक खर्चा है, राइट, कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये खर्चे वाली बात है, क्योंकि इसके अंदर प्योरिटी लानी है, नेचुरलिटी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, तो खर्चीला है। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी समझ रहे हो ना, एक प्रॉपर चीज़ को बनाने में कभी कभी ये क्या करता है, लैक कर जाता है। डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज एंड रिलीजन मेक लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेक कंपैरिजन एंड रिपोर्ट डिफिकल्ट। तो कभी कभी ये क्या हो जाता है, कभी कभी ये डिफिकल्टी हो जाती है। नंबर 2, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये बहुत ही खर्चीला है, इसीलिए कंपनी इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती है। वो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट में इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। वो चाह के भी नहीं कहते कि वो 2 नंबर वाला धंधा, चीज़ें थर्ड क्वालिटी की मार्केट में बेचना और पर्यावरण को हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर चीज़ों को बनाना। तो इसीलिए ये क्या खर्चीला हो जाता है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के चैलेंजेस है कंपनियों के लिए। नंबर 3 है डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। गैदरिंग रिलायबल डेटा ऑन एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड इम्पैक्ट कैन बी चैलेंजेस। अब सीधी सी बात है, प्रॉपर डेटा आपको कलेक्ट करना होगा। ये कॉस्टली है ना, ये सब चीज़ें क्या है, आप किसी भी चीज़ को देखिए, पैसा से बढ़ाकर देखिए। आप हो या मैं हूँ, कोई चीज़ बना रहे हैं और उस पर अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो क्या वो आपको पोसाएगा या मुझे पोसाएगा, वो चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बस इसको इससे रिलेट करते रहिए। पॉइंट नंबर 4 है रेसिस्टेंस टू चैलेंज। कंपनीज में बी फेस इंटरनली रेसिस्टेंस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स रिस्टेंट टू अडॉप्ट न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो कभी कभी ये भी क्या हो जाता है, चैलेंजेस हो जाता है कि जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं उनको भी इनको क्या अडॉप्ट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 है कॉम्प्लेक्सिटी इन मेजरिंग इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लाइक बायोडाइवर्सिफिकेशन लॉस एंड लॉन्ग टर्म ecological damage are difficult to quantify financially। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज लिखी गई है, आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने 100 पेड़ उड़ा दिए, 100 ट्रीज। बताइए इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। अब 100 पेड़ आपने काट दिए, अब इसको बताइए क्या किसी मनी से रिलेट कर सकते हो आप फाइनेंशियल से?
अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसे कोई फाइनेंशियल से रिलेट कर सकते हो, अब बताइए। पर्यावरण को आपने नुकसान पहुंचा दिया है, तो इसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं। तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 है कि शॉर्ट टर्म फोकस। अब देखिए, ये हमेशा छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, तो इनको शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में क्या? तो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में भी कभी कभी ये थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स तो आपने बना लिए, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अचीव कर पाएगा? ये भी क्वेश्चन मार्क रहता है, तो ये चैलेंजेस हो गया। नंबर 7, रेगुलेटरी गैप। अब देखिए, ये गैप हमेशा देखने को मिलता ही है, किसके बीच? तो वही इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस अक्रॉस रिलीजन कैन हिंडर कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो ये चीज़ें तो हमेशा आपको फेस करनी ही पड़ेगी कि ये रेगुलरली गैप रहेगा, यानी डिफरेंस देखने को थोड़ा थोड़ा तो मिलता ही रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 8 है इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल accounting into traditional finance system may be require significant changes to existing infrastructure। तो जैसे जैसे अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, ये नहीं कहते समय का चेंज होना, तो उसी तरह से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें बदलती है, तो ये भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट। मोस्टली आप इसको किससे, मनी के फॉर्म से रिलेट करके देखिएगा, आपके पास अपने आप ही नॉलेज क्रिएट होगी कि यस सर, ये तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। सो सिंपल। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे। टॉपिक आसान है, ऐसा नहीं है हार्ड है। आप इसको पढ़ोगे ना, तो ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान टॉपिक था, अगर आप इसको 2-3 बार अपने आप से स्टडी करोगे ना, सेल्फ लर्निंग, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये पॉइंट नंबर 7 था आपका एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में पॉइंट नंबर 8 है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में पूछा गया था। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सिंपल। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। हाँ, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। और कोई भी डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड हाँ, अभी तक आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉइंट नंबर 8 के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।